हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है डेली लाइव 1 बजे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, हमारी जो डेली लाइव टेस्ट सीरीज है वो 1 बजे आती है। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो है हमने मौर्योत्तर काल किया था, और उसके बाद आज हम गुप्त काल के जो क्वेश्चंस हैं वो उसकी टेस्ट सीरीज लेके आए हैं आपके सामने। और इसके बाद जो है गुप्त काल के बाद आप लोगों को जो है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है उसकी तैयारी करनी है कल आपको। तो जिससे क्या है, आपका जो टॉपिक है उसका आपको पता चलेगा कि हमें वो पूरा टॉपिक तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, अगर आप टेस्ट दोगे तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना ये गुप्त काल। तो देखिए, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो देखिए, इसका आंसर होगा ए वाला, यानी श्रीगुप्त। श्रीगुप्त पहला ज्ञात गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमि सुधार, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो बताइए, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए, इसका आंसर होगा ए वाला, कला और स्थापत्य के लिए। तो देखिए, गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त काल में की विविध विधाओं जैसे वस्तु स्थापत्य, चित्रकला, मृद भांड कला आदि की अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। गुप्तकालीन मंदिर हैं विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश, शिव मंदिर भूमरा का नागौद और मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर जो हैं वो हैं नचना कुठार मध्य प्रदेश, दशावतार के मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश। तो देखिए, ये दशावतार के मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। शिव मंदिर खो नागौद मध्य प्रदेश, भीतरगांव का ईंटों द्वारा निर्मित लक्ष्मण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है ये। अजंता चित्रकला में जो गुफा है उनकी संख्या 16 एवं 17 गुप्तकालीन है। अजंता की चित्र तकनीक जो है दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। तो कौन सी दृष्टि से? तकनीक की दृष्टि से विश्व में जो है प्रथम स्थान रखते हैं अजंता के जो चित्र हैं, जो 16वीं और 17वीं जो गुप्तकालीन गुफाएं हैं उनमें है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो देखिए, इसका आंसर होगा सी वाला, यानी चंद्रगुप्त। गुप्त युग का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा ही गुप्त संवत 319 ईसा जो है चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्त, सातवाहन, मौर्य, कुषाण। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया, जिसे कुतुब मीनार भी कहा जाता है? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो ए होगा, गुप्तों ने किया था। तो महरौली का जो लौह स्तंभ है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वारा बनवाया था। दिल्ली जो दक्षिण दिल्ली है उसमें महरौली स्थित जो लौह स्तंभ है उसमें चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान से समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की वह था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण करी थी वह कौन था? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो होगा सी वाला, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय।
तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था और इस काल गुप्त काल का जो है स्वर्ण युग माना जाता है। देखिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है उसको गुप्त काल का स्वर्ण का युग माना जाता है और ये इन्होंने किसकी उपाधि धारण करी थी? विक्रमादित्य की। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, राणागुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी, जो हमने अभी ऊपर देखा, विक्रमादित्य। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 7 है, गुप्त वंश की वह राजा कौन था? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। इसका जो आंसर है वो होगा सी, यानी स्कंदगुप्त। हूणों तथा स्कंदगुप्त के बीच युद्ध जो है 445 से 467 ईस्वी के बीच हुआ था। हूण पश्चिमोत्तर चीन में रहने वाली एक बर्बर तथा आताई जाति थी। स्कंदगुप्त ने अत्याचारी हूणों को परास्त कर न केवल गुप्त साम्राज्य की रक्षा की, बल्कि जो आर्य एवं संस्कृति को नष्ट होने से भी इन्होंने बचाया था। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? दिनार, रूपयक, शतमान या फिर कर्णाशण। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो होगा बी वाला, रूपक जो है रूपयक कहते थे। तो गुप्तकालीन सोने के गुप्तकालीन जो सोने के सिक्के थे उनको तो कहते थे दिनार। तो देखिए इसमें हमसे पूछा है कि जो गुप्त काल के चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहते थे, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। गुप्त काल के चांदी के सिक्के पूछे हैं तो सोने के सिक्के तो दिनार कहलाते थे और जो चांदी के सिक्के थे उनको जो है रूपयक कहा जाता था। नेक्स्ट है अपना 9 क्वेश्चन, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। हरिसेन निम्नलिखित में से राजाओं में से किसका राज्य कवि था? तो इसका जो आंसर है वो होगा बी, समुद्रगुप्त का। तो जो हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति की लेख की रचना की। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि जो इलाहाबाद प्रशस्ति है इसकी लेख की रचना किसने करी? तो हरिसेन ने करी थी। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी धारण करी, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा इन्हें कविराज भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, इस वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें रखी हैं, इनको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने आज के। लिच्छवी जो है दौहित्र किसे कहते थे? लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को या समुद्रगुप्त को? शेयर करो फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा डी, यानी समुद्रगुप्त को। तो देखिए जो लिच्छवी दौहिक समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहिक यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम जो था वो कुमार देवी था, उनकी माता का नाम तो कुमार देवी था, लेकिन उन्हें क्या है लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? रोमन साम्राज्य के साथ भारत व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? अरबों द्वारा, हंगेरियाइयों द्वारा, हूणों द्वारा, तुर्कों द्वारा। देखिए इसका जो आंसर है वो होगा सी वाला, यानी कि हूणों के द्वारा।
तो रोमन साम्राज्य के जो साथ भारत का व्यापार रोम पर हुनों द्वारा आक्रमण के साथ जो है वो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किसके सिक्के जो हैं संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के, चोलों के? निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा सी यानी गुप्तों के। तो समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है पहले भी और अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा शासक है जिसको वीणा वादन करते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है, तो वो है समुद्रगुप्त। अतः गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा डी यानी समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान 335 से 375 ईस्वी तक कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार, देखो कौन सा इतिहासकार था? विंसेंट स्मिथ। किसने? विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन की संज्ञा दे दी। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखिए भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल? तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा डी यानी कि गुप्त काल। तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था वो गुप्त काल को माना जाता है। तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 15। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना, चांदी, तांबा, लोहा? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना, चांदी, तांबा, लोहा? तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा सोने के सिक्के। तो देखें प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं ने अधिक जो है स्वर्ण मुद्राएं जारी की जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई हैं। नियंत्रित आकार और भार वाले ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकार के उप प्रकारों में पाई जाती हैं। यद्यपि स्वर्णांश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं हैं जितनी कुषाण मुद्राएं। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के जो तांबे के सिक्के हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जन सामान्य में जो मुद्रा का प्रयोग है जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 319 ईस्वी में, 600 ईस्वी में, 78 ईस्वी में या 57 ईसा पूर्व? तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा ए यानी 319 ईस्वी। तो प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। यही चंद्रगुप्त फर्स्ट के राज्यारोहण की तिथि भी है। कवि जो कालिदास हैं किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या हर्ष? तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, विक्रमादित्य सेकंड। कालिदास जो है संस्कृत साहित्य के महान कवि थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो देखिए कालिदास की महत्वपूर्ण कृतियां कौन कौन सी हैं? ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव एवं रघुवंशम। कालिदास की सर्वोत्कृष्ट कृति जो उनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके अतिरिक्त इन्होंने मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम नाटक की रचना भी की है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ में शिलालेख में किसकी उपाधियां वर्णित हैं? इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपाधियां वर्णित हैं? हर्ष, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य? तो देखिए इसका आंसर होगा सी यानी समुद्रगुप्त की। तो इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है।
इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ लेख की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं वो जो हैं उसमें क्या है, पद हैं, तो पदात्मक तथा बाद की गद्यात्मक है। यह संस्कृत की जो चंपू शैली है उसका सुंदर उदाहरण है। तो इसमें ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि कौन सी शैली का उदाहरण है, तो जो संस्कृत में जो चंपू शैली होती है तो उसका सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा एक व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? भानुगुप्त, वाघभट्ट, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। तो देखिए इसका आंसर होगा सी, यानी कि आर्यभट्ट। तो गुप्त शासन के दौरान आर्यभट्ट का एक महान खगोल विज्ञान तथा गणितज्ञ थे। केरल राज्य में 5वीं सदी में जन्मे आर्यभट्ट ने कुसुमपुर पटना अपना ज़्यादातर जो है समय पटना के तारेगना में बिताया। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त। तो देखिए इसका जो आंसर है वो ये होगा, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट चलते इसकी व्याख्या देखते हैं। फाहियान ने भारत में 399 से 414 ईस्वी के बीच भ्रमण किया। इस समय उत्तर भारत में जो है गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी जो राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। नेक्स्ट देखिए 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक जो रचना है शास्त्रीय संस्कृत से संबंधित है? धम्मपद, वेद, मेघदूतम या फिर दीर्घ निकाय? धम्मपद, वेद, मेघदूतम या दीर्घ निकाय? तो देखिए इसका जो आंसर है वो सी होगा, मेघदूतम। कालिदास का जो मेघदूतम है वो शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। इसके जो अन्य ग्रंथ है मालविकाग्नि, मित्रम, अभिज्ञान, शाकुंतलम आदि हैं, इनका काल जो है वो गुप्त काल माना जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जो ये कालिदास है इन कौन से काल में थे, तो गुप्त काल में थे। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। तो देखिए गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी? पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? शेयर करिए फ्रेंड्स, बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आते ही जैसे आप आते हो ना, आपको जैसे ही नोटिफिकेशन मिलता है तो आप लोग तभी लाइक कर दिया करो प्लीज़। तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा डी, यानी कि संस्कृत। तो गुप्त शासकों की जो शासक थे उनकी जो दरबारी भाषा है वो संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 23rd वाला, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? सुश्रुत, चरक, चारवाक या धन्वंतरी? निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है? तो देखिए इसका आंसर होगा सी, यानी चारवाक जो है वो चिकित्सक नहीं है, बाकी सारे ये चिकित्सक थे। तो देखिए सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी प्राचीन भारत के आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञाता और चिकित्सक थे। चारवाक चिकित्सक नहीं थे, बल्कि वे अपने भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श का जो किसके दरबार में दिया था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या कनिष्क? प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क? तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार के जो थे आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वानों के नाम इस प्रकार से थे: कालिदास, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, वररुचि, अमर सिंह, शंकु, घटकपर्य आदि। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो दरबार में रहने वाले हैं ना चंद्रगुप्त सेकंड के, तो ये जो लास्ट ईयर जो रीट हुई थी 2018 वाली, उसमें पूछा गया था इसमें से क्या उन्होंने क्या किया था, 3 दे दिए थे और एक डिफरेंट दे दिया, यानी एक अलग दे दिया, 3 इसमें से दे दिए। तो उसमें से पूछा था कि इनमें से कौन सा नहीं है छांटना था, बाकी 3 तो थे, जिससे कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि तो दे दिया।
और एक कोई दूसरा दे दिया तो वो गलत था, बाकी 3 ठीक थे। तो ये यहाँ से इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट बताना, क्वेश्चन नंबर 25 है अपना, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर या उपरोक्त में से कोई नहीं। शून्य की खोज किसने की? तो देखिए इसका आंसर होगा बी, आर्यभट्ट ने करी थी। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था आर्यभट्टीय है, भारतीय गणित एवं खगोलवेत्ता आर्यभट्ट ने कहा, स्थान इस्यानम दशा गुणम, अर्थात 10 गुना करने के लिए उसके आगे शून्य रखो। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, स्थान इस्यानम दशा गुणम, यानी 10 गुना करने के लिए उसके आगे शून्य रखो। नेक्स्ट है 26, वराहमिहिर क्या है? अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष शटल, पावर स्टेशन या एक प्राचीन जो है खगोलज्ञ, जो प्राचीन खगोल विज्ञ हैं वो, या फिर अंतरिक्ष शटल, पावर स्टेशन या अंतरिक्ष यात्री। देखिए इसका आंसर होगा डी, एक प्राचीन खगोल जो है खगोलज्ञ या खगोल शास्त्री, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना आज का 27 क्वेश्चन। तो वराहमिहिर भारतीय गणित के खगोल शास्त्री थे या खगोलज्ञ थे। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? रामायण, महाभारत, जातक या पंचतंत्र। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा सी वाला, यानी कि जातक कथाएं जो होती थी वो लिखी जाती थी। तो अजंता की जो चित्रकारी है इसमें जो जातक कथाएं हैं उनको रेखांकित किया गया है। यहाँ पर सभी चित्रों के विषय किसी न किसी रूप में गौतम बुद्ध या बोधिसत्वों की जीवन कथाओं से जुड़े हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 4 किलोमीटर उत्तरी पूर्व में स्थित है। इनका समय 2वीं सदी ईसा पूर्व से 7वीं सदी ईस्वी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अजंता की जो चित्रकारी है उसकी विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत या शैव मत। तो देखिए इसका आंसर होगा बी, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की जो चित्रकारी की विषय वस्तु है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ के सभी चित्र किसी न किसी रूप में बुद्ध या बोधिसत्वों की जो जीवन कथाएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो थे आज हमारे 30 क्वेश्चंस थे जो कि हमने आज गुप्त काल के किए हैं, और मैंने आपको जो ये क्वेश्चंस हैं कल बता दिए थे, यानी कि टॉपिक बता दिया था कि गुप्त काल जो है आप लोगों को तैयार कर लेना है। आप लोगों को जो अपनी बुक से जो है उसको अच्छे से उस टॉपिक को तैयार कर लेना है, और यहाँ पे 1 बजे जो है लाइव टेस्ट चल रहा है तो आपको लाइव टेस्ट देना है। तो फ्रेंड्स आज हमारा ये गुप्त काल हो गया। इससे पहले मौर्योत्तर काल, मुगल काल, वैदिक काल और भी जो है कई प्रकार के जो टेस्ट है वो आ चुके हैं। अगर किसी भी जो नए देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग नए देख रहे हैं तो वो लोग क्या करें, उनको भी जाके देख सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। सबकी प्लेलिस्ट है और जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सारी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। तो मैंने लिंक दे दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके भी जो है सारी वीडियोस देख सकते हो फ्रेंड्स। और मैं बता दूं कि अब जो नेक्स्ट आपको कल क्या याद करना है, कल के लिए आपके लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। तो कल आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ना है और उसके बाद उसका जो है कल जो है टेस्ट देना है। तो आपका जो नेक्स्ट कल जो है 1 बजे जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो टेस्ट है वो होगा फ्रेंड्स। और तो फ्रेंड्स अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल पर जाएं और बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर किया करो। आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हो, अगर आप लोग शेयर करोगे तो हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है। एंड लाइक तो आप आते ही कर दिया करो, जैसे आप आते हो लाइक तो आप ऐसे ही कर दिया करो फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूँ अब ये वाला जो टाइम है ये बहुत 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 ज़्यादा जो अनमोल टाइम चल रहा है, अगर आप लोग इस टाइम पे पढ़ाई कर लोगे ना तो आपको इसका फ़ायदा आगे मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग सब अपने घरों में हो तो घरों में बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है अगर आप चाहो तो। तो फ्रेंड्स मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी, आप कहीं ध्यान मत लगाइए, सिर्फ शांति से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।